हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यूरिया के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में इसी के अहेड हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया, यानी यूरिया के रासायनिक गुणधर्म। तो यूरिया के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में हमारे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया मीन्स रासायनिक गुणधर्म। यूरिया के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करें कि ये है यूरिया और इस यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मींस ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो यूरिया क्षार की भांति व्यवहार कर सकता है। यानी हम डिस्कस करेंगे इसकी क्षारीय प्रकृति। कहां से आई क्षारीय प्रकृति? लोन पेयर के कारण। लुईस कहता है कि जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है वह क्षार है, तो यूरिया के पास भी लोन पेयर है और लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए क्षार है। परंतु इसकी क्षारीय प्रकृति की बात करें तो क्षार कैसा है? वीक बेस है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है ये। और दुर्बल क्षार है, क्यों है दुर्बल क्षार? उस दुर्बलता के बारे में भी हम यहां पे बात करने वाले हैं। देखिएगा, क्योंकि यूरिया को हम देखिएगा बच्चों, ये है यूरिया। ये यूरिया के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है। दोनों में से कोई सा भी एक नाइट्रोजन के लोन पेयर ने यहां पे बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज के रूप में शिफ्ट हो गया। यानी कोई सा भी एक नाइट्रोजन ये परफॉर्म कर सकता है, यानी यूरिया में रेजोनेंस पाया जाता है। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। CO-NH2 क्वेश्चन था, यूरिया की अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो ये होती है यूरिया की अनुनादी संरचनाएं, और इसी रेजोनेंस के कारण यूरिया की जो क्षारीय प्रकृति है वो दुर्बल होती है, वीक होती है, क्योंकि इस अनुनाद के कारण नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की उपलब्धता कम हो जाती है, इसलिए यूरिया एक दुर्बल क्षार है। पहली चीज, ठीक बात है, ओके। कैसा क्षार है तो प्रूव करिए। तो प्रूव करने के लिए इस यूरिया की रिएक्शन हम एसिड्स के साथ कराते हैं, अम्लों के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। देखिए, ये है यूरिया और इस यूरिया की रिएक्शन हमने करवाई नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ में। तो यूरिया क्या करेगा? ये वाला नाइट्रोजन या ये वाला नाइट्रोजन, कोई सा एक नाइट्रोजन इस H+ को एक्सेप्ट करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा यूरिया नाइट्रेट। ठीक है ना? अब कोई सा भी एक कर सकता है, इसलिए अपन डायरेक्ट इसको कैसे शो कर देते हैं? H2NC≡O NH2 .HNO3 यानी कोई सा भी कर सकता है। यहां पे कंफर्म नहीं है कौन सा करेगा, इसलिए अपन ने सीधा ही क्या शो कर दिया? यूरिया लिख के डॉट लगा के HNO3 लिख दिया, और यह क्या है? यूरिया नाइट्रेट, यूरिया नाइट्रेट। ठीक है ना? H+ ग्रहण करता है, क्या हो जाता है? H2NC≡O NH3 + NO3 माइनस। ये तो इसको अपन ने यूं ना लिख के डायरेक्ट ऐसे ही शो कर दिया, कोई सा भी एक नाइट्रोजन इस H+ को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है? इसी प्रकार से अगर ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या होता? H2NC≡O NH2 और ऑक्जेलिक एसिड, चाहे आप ऑक्जेलिक एसिड को यूं लिखें और C2H2O4 यूं लिखें, जैसे आपकी मर्जी, या CO2H2 यूं भी लिख सकते हो, C2O4H2 यूं भी लिख सकते हो, जैसे लिखो आपकी मर्जी, C2H2O4 भी लिख सकते हो, और या आप इसको H2C2O4 भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। चलो यूं रख लो इसको। ठीक है? अब देखिए यहां पे भी क्या होगा, इसको भी कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली शो कर देते हैं अपन, H2NC≡O, ये तो हमारी यूरिया, और इसने रिएक्शन किससे करी है? ऑक्जेलिक एसिड से, C2H2O4 के साथ में। तो इसे अपन क्या कह देंगे? यूरिया ऑक्जेलेट।
क्या नाम दे देंगे बच्चों इसको? यूरिया ऑक्जेलेट। तो यूरिया एक क्षार है क्योंकि यह अम्लों के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहा है? लवण दे रहा है। बट क्षार कैसा है? दुर्बल क्षार है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है इसकी। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आपसे एग्जाम में पहले भी पूछी हुई है और फिर आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप इन पे विशिष्ट ध्यान देंगे। आगे हम बात करते हैं यूरिया के जल अपघटन की, हाइड्रोलाइसिस की। किसका जल अपघटन किस प्रकार से होता है? तो यूरिया क्षार क्यों था? अपने लोन पेयर के कारण। दुर्बल है क्योंकि अनुनाद के कारण लोन पेयर की उपलब्धता कम है। आगे बात करें जल अपघटन। जल अपघटन ये है यूरिया, ठीक है, ये है NH3 डबल बॉन्ड हो NH2। अगर हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन कराने पे क्या बनेगा? NH3 और CO2। जल अपघटन कराने पर NH3 और CO2 का निर्माण होगा। अब डिपेंड करता है कैसे माध्यम में करा रहे हैं। जैसे फर्स्ट हम बात करें अम्लीय माध्यम में। अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में हमने यूरिया ले रखी है। अम्लीय माध्यम HCl ले लें काम में, H2। अब देखिए जल अपघटन होगा तो NH3 CO2 तो बनेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे आपने साथ में प्रेजेंस किसकी ली है? HCl की लिए। HCl की यहां पे आपने प्रेजेंस रखी है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? NH3। NH3 की नेचर कैसी है? क्षारीय है। HCl की नेचर कैसी है? अम्लीय। तो जैसे NH3 फॉर्म हुआ है किसके पास जाएगा? HCl के पास। भाई ध्यान देना, यूरिया और H2 ने अभिक्रिया करके क्या बनाया? NH3 CO2। इनमें से NH3 किसके पास गया? HCl के पास। तो प्रोडक्ट यहां पे क्या आएगा? NH3 आएगा, या आप कहेंगे क्या आएगा? NH4Cl प्लस CO2। ध्यान दें, यूरिया का जल अपघटन होने पर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड बना। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो? HCl की प्रेजेंस में। तो NH3 HCl के पास गया और क्या बना लिया? NH4Cl, ठीक है। ये तो था अम्लीय माध्यम में। सेकंड हम बात करते हैं क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में H2N C डबल बॉन्ड O NH2। और इस बार अपन ने क्षारीय माध्यम के लिए क्या ले लिया? यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। ओके, सेम कंडीशन, यूरिया अगर H2O से रिएक्शन करेगी NH3CO2 बनेगा। NH3CO2 बनेगा। अब देखो ये भी क्षार है, NaOH भी क्षार, ये भी क्षार और NaOH भी क्षार। तो क्षार के पास क्षार थोड़ी आएगा। CO2 की नेचर अम्लीय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? अम्लीय होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी अम्लीय प्रकृति के कारण किसके पास आएगी? सोडियम के पास आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अपनी अम्लीय प्रकृति के पास किसके पास आ रही है? सोडियम के पास आ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम के पास आके क्या बनाएगी? Na2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम के पास आके क्या बना लेगी? इस NaOH के पास आके क्या बना लेगी? Na2CO3। ठीक बात है। अब बच गई क्या? यूरिया बच गई। यूरिया है वैसी की, सॉरी अमोनिया बच गई। अमोनिया है वैसी की वैसी पड़ी है। अमोनिया की विलेयता जल में अत्यधिक होती है। अमोनिया जल में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है। तो अगर यहाँ पे अपन NH3 बना, हालांकि बना तो क्या है? NH3 बना है, पर यहाँ पे वाटर अवेलेबल है ना, तो ये NH3 तुरंत वाटर में डिसॉल्व होके क्या बना लेगी? NH4OH। NH4OH। ध्यान देना मेरी बात की तरफ। प्रोडक्ट तो ये दो बनने हैं। अब प्रेजेंस किसकी है? यहाँ पे देखो NaOH काम में ले रखा है, यहाँ पे आपने HCl काम में लिया था, इसलिए NH3 HCl के पास आ गई थी, NH4Cl बन गया था, CO2 का CO2 रह गया था। यहाँ पे आपने NaOH काम में ले रखा है, तो NH3 NaOH के पास तो आएगा नहीं, क्योंकि ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। तो यहाँ पे देखिए इस NaOH के पास कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड NaOH के पास यार क्या बना लिया? सोडियम कार्बोनेट। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड मेटल से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? कार्बोनेट बनाएगी। अब बचा क्या? NH3, क्योंकि जल अपघटन करा रहे हो, जल तो अवेलेबल है ना। तो अमोनिया की विलेयता जल में बहुत ज्यादा होती है, अत्यधिक विलेय होती है, तो अमोनिया जल में घुल के क्या बना लेती है? NH4OH। ठीक है, तो ये क्षारीय माध्यम में।
आगे हम बात करते हैं उदासीन माध्यम में, न्यूट्रल में जो मीडियम है, उदासीन माध्यम में। अब देखो उदासीन माध्यम का मतलब न तो NaOH है न HCl है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये दोनों ही आपस में क्रिया कर लेंगे, क्योंकि ये क्षार है और ये अम्ल है, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, लवण बना लेंगे। ये दोनों आपस में क्रिया करके बच्चों क्या बना लेंगे, लवण का निर्माण कर लेंगे। देखिएगा, यानी अपन क्या लिख सकते हैं, H2N C डबल बॉन्ड O NH2 H2O, ना तो अम्ल लिया ना क्षार लिया, बट इसका जल अपघटन से क्या बनेगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, NH4 का होल ट्वाइस CO3, NH4 का होल ट्वाइस CO2, अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अमोनियम कार्बोनेट यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहानी अपनी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दें। NH3CO2 बना, जल अवेलेबल है, NH3 जल में घुल के क्या बनाएगी, NH4OH, CO2 जल में घुल के क्या बनाएगी, H2CO3। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड H2CO3 क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, अमोनियम और कार्बोनेट क्या बना लेंगे, अमोनियम कार्बोनेट, और H प्लस और OH माइनस क्या बना लेंगे, 2 लेने पड़ेंगे, H प्लस OH माइनस क्या बना लेंगे, H2O, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा अपना, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है ना, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। NH3 जल में घुल के क्या बनाएगी, NH4OH, CO2 जल में घुल के क्या बनाएगी, H2CO3, ये अम्ल है ये क्षार है, दोनों ने आपस में क्रिया करी, क्या बन गया, अमोनियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से अमोनिया यूरिया भिन्न भिन्न माध्यमों में जल अपघटित होकर भिन्न भिन्न उत्पाद देती है। यूरिया का जलीय अम्लीय माध्यम में आपने जल अपघटन कराया, अम्ल लिया था HCl, तो प्रोडक्ट बना अमोनियम क्लोराइड। क्षारीय माध्यम में आपने जल अपघटन कराया, यूरिया का क्षार लिया था आपने NaOH, तो प्रोडक्ट बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। उदासीन माध्यम में कराया तो प्रोडक्ट NH3 और CO2 ही बने थे, NH3 भी जल में घुल गया, CO2 भी जल में घुल गई। NH3 ने बनाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CO2 ने बनाया H2CO3, अम्ल क्षार क्रिया हुई और फाइनल प्रोडक्ट आया अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, इस प्रकार से आगे नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, यूरिया की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, ऐसे होती है, देखिएगा। थर्ड, नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल NaNO2 और HCl से बनाते हैं, सूत्र क्या होता है, HNO2, HNO2, स्ट्रक्चर क्या होती है, ONOH, ये स्ट्रक्चर होती है। रिएक्शन किसके साथ करानी है, यूरिया के साथ, ये है यूरिया, NH2 नाइट्रस अम्ल लीजिए बच्चों, O डबल बॉन्ड NOH, O डबल बॉन्ड NOH, देखो क्या बना, H2O, क्या बना, H2O, यहाँ पे NN क्या बना लेंगे, N2, ये भी क्या बना लेंगे, N2। एक कार्बन पे कितने OH आए, 2 OH, एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं होते हैं, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, इसको मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ। अपन रिएक्शन करा रहे हैं, यूरिया की रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रस अम्ल के साथ, ये है यूरिया, और रिएक्शन करा रहे हो आप HNO2 के साथ में। कैसे, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड NH2H2N, नाइट्रस अम्ल O डबल बॉन्ड NOH, O डबल बॉन्ड NOH, ये क्या बना लेगा, H2O, ये क्या बना लेगा, H2O, नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2, कार्बन पे कितने OH, 2 OH, एक कार्बन पे स्टेबल होते नहीं है, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, बचेगा क्या, CO2। इसमें से अगर H2O बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा, CO2। तो प्रोडक्ट्स लिखे,
चलो लिखते हैं। H2O कितना बना, 1 2 3, 3 तो H2O बन गया। N2 कितने बने, 2 N2 बने, 1 CO2 बनी। तो देखो CO2 बना 1 अणु, N2 बने 2 अणु, N2 कितने अणु हैं, 2, H2O कितने हैं, 3, 3 H2O। कार्बन डाइऑक्साइड 2 अणु नाइट्रोजन के और 3 H2O के यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो बच्चों नाइट्रस अम्ल के साथ इस प्रकार से रिएक्शन होती है, जो कि मैंने आपको बता दी है। किस तरह से आप याद रख सकते हो, H2O ने H2O बना लिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने N2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने N2, एक कार्बन पे 2 बच गए, स्टेबल नहीं है, H2O बाहर, CO2। ठीक है, ओके। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ। फोर्थ रिएक्शन, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ यूरिया की रिएक्शन। यूरिया, फोर्थ सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ यूरिया की अभिक्रिया कराएंगे। सोडियम हाइपोब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए आप NaOH और ब्रोमीन की रिएक्शन करवा दीजिए। ठीक है ना। यूरिया H2N C डबल बॉन्ड O NH2 और इसकी रिएक्शन NaOBr के साथ में। देखिएगा C डबल बॉन्ड O NH2 H2N NaOBr, एक अणु रिएक्शन कराएं NaOBr की, NaOBr, दूसरा अणु NaOBr, तीसरा अणु NaOBr। देखिएगा क्या बना लिया, H2O, क्या बना लिया, H2O। ठीक है, ओके। इस नाइट्रोजन ने और इस नाइट्रोजन ने क्या बना लिया, N2। यहां पे इस C और CO ने क्या बना लिया, CO2। बचा क्या, NaBr। तो क्या प्रोडक्ट आएगा, देखो बच्चों, सबसे पहले क्या बना, देखो CO2, उसके अलावा क्या बन रहा है, N2, फिर क्या बन रहा है, H2O, कितने, 2H2O। NaBr कितने बन रहे हैं, 3 NaBr। NaOBr काम में कितने लिए आपने, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना लगा दें, 3। तो यूरिया की अगर आप सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, H2O और NaBr का निर्माण यहाँ पर होगा। ठीक है, इस प्रकार से यूरिया की रिएक्शन NaOBr के साथ होगी। अगली रिएक्शन हम बात करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ यूरिया की अभिक्रिया। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से यूरिया अभिक्रिया इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देता है। बात करते हैं महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पॉइंट्स के व्यू से भी, तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बात करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। ये ऐसे का ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। देखिए नेक्स्ट है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ यूरिया डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ क्रिया करके विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण करती हैं। विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण करती हैं। विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, ऐसे रिंग बनेगी, इन यौगिकों में ऐसी रिंग प्रेजेंट होगी कि रिंग में कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी उपस्थित होंगे। यदि रिंग में केवल कार्बन प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं समचक्रीय, और यदि रिंग में कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व उपस्थित हो तो हम कहते हैं विषम चक्रीय। ठीक है ना। विषम का मतलब यहाँ पे ओड नंबर से मत ले लेना, विषम संख्या से कि 1 3 5, ऐसा नहीं है। रिंग में कार्बन के अलावा अन्य तत्व उपस्थित होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं अपन इसकी ऑक्सैलिक एसिड के साथ में। यूरिया, ये है यूरिया NaHH, इसको मैं NaHH ऐसे लिख दूं। ठीक है।
ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई HO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन? POCl3 की उपस्थिति में। POCl3 की उपस्थिति में यह रिएक्शन होगी। अब ध्यान देना, यहां पे हम केवल याद करना सीख रहे हैं कि इस रिएक्शन को ध्यान में कैसे रखेंगे। दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म, ये क्रियाविधि नहीं है। क्या होगा देखो, इसमें याद कैसे रखेंगे। ये H और ये OH क्या बना लेगा? H2O। ये H और OH क्या बना लेगा? H2O। बाहर क्या निकल गया? 2H2O। बाहर क्या निकल गया? 2H2O। तो NH जाके कहां कनेक्ट हो जाएगा? C पे। ये NH कहां? C पे। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? OC NH NH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बना। देखो विषम चक्रीय क्यों बोला? रिंग में देखो कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, इसलिए विषम चक्रीय। बच्चों इसका नाम है ऑक्जेलिल यूरिया। ऑक्जेलिल यूरिया, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना इसका नाम है ऑक्जेलिल यूरिया। इसके अलावा इसको पराबेनिक अम्ल भी कहते हैं, इसे पराबेनिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है यूरिया की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराइए, ये यूरिया है, ये ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल PCl3 की प्रेजेंट में रिएक्शन करा, POCl3 की प्रेजेंट में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट बना है ऑक्जेलिल यूरिया या पराबेनिक अम्ल। इसी प्रकार से यूरिया की रिएक्शन अगर मेलोनिक अम्ल के साथ कराएं, मेलोनिक अम्ल के साथ यूरिया की रिएक्शन, देखिएगा बच्चों ये है हमारा मेलोनिक अम्ल। ओम्स गा से मैंने आपको याद करवाया था, उसी कहानी को हम यहाँ रिपीट कर दे रहे हैं। ये है हमारा मेलोनिक अम्ल। यूरिया की यूरिया दिख रही है, इसका नाम है बच्चों मेलोनिक अम्ल, 3 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल। अब देखो क्या बना लिया, मैं फिर से बता दूं मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म जब इनकी रिएक्शंस की पढ़ते हैं तब अपन को पता चलता है, बट इनकी मैकेनिज्म की नीड ही नहीं है अपने को डायरेक्ट प्रोडक्ट ध्यान में रखना है। POCl3, देखो H2O बाहर निकल जाएगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? जैसा दिख रहा है वैसा लिख दीजिए। 2H2O बाहर निकले, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? OC NH NH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2। एक प्रोडक्ट बना है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बना है, और इसका नाम है बच्चों मेलोनिल यूरिया। अगर वो था ऑक्जेलिल यूरिया, ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया कराई थी तो ऑक्जेलिल यूरिया बना था, तो मेलोनिक अम्ल से अभिक्रिया कराई क्या बन गया? मेलोनिल यूरिया। और इसका एक और नाम है बारबीट्यूरिक अम्ल। बारबीट्यूरिक अम्ल जो कि निद्राकारी होता है, जो कि कैसा होता है? निद्राकारी, यानी स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारे लिए क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि यूरिया से एक निद्राकारी पदार्थ का निर्माण करिए। तो निद्राकारी पदार्थ का निर्माण करने के लिए यूरिया की रिएक्शन हम मेलोनिक अम्ल के साथ कराएंगे और प्रोडक्ट बनेगा मेलोनिल यूरिया, जिसे बारबीट्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। और इसकी नेचर कैसी है? निद्राकारी, स्लीपिंग पिल्स में, नींद की गोलियों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में हमारी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। आगे हम बात करेंगे यूरिया पर ताप के प्रभाव की, कि यूरिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यूरिया पर ताप का प्रभाव क्या आता है देखिएगा। यूरिया पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव हम यहां पे 2 प्रकार से बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने यूरिया ले रखी है, ये यूरिया का एक अणु, और यहां पे यूरिया का दूसरा अणु भी यूज हो जाएगा, क्योंकि हम धीमा गर्म करेंगे। कैसा गर्म करेंगे? धीमा गर्म करेंगे। धीमा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 155 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 155 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको धीमे धीमे गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे ये अमोनिया बाहर निकल गई। अमोनिया बाहर निकल गई, प्रोडक्ट बना H2N C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस NH3।
ये यहां पे प्रोडक्ट बना है, इसे कहते हैं बाईयूरेट, बाईयूरेट। और यह बाईयूरेट कॉपर सल्फेट के साथ में बैंगनी रंग देता है। कॉपर सल्फेट के साथ में कैसा रंग देता है? बैंगनी रंग देता है। कॉपर सल्फेट का आप क्षारीय विलयन लीजिए, उसमें बाईयूरेट मिलाइए तो बैंगनी रंग प्राप्त होगा, और इस टेस्ट को कहते हैं बाईयूरेट परीक्षण। बाईयूरेट परीक्षण जो कि यूरिया का परीक्षण है, जो कि यूरिया का परीक्षण है, बाईयूरेट परीक्षण कहते हैं। इसके द्वारा पहचान करी जा सकती है। 155 डिग्री सेंटीग्रेड पे धीमे धीमे गर्म कर रहे हैं, अमोनिया बाहर निकल गई, प्रोडक्ट बना बाईयूरेट। बाईयूरेट में मिलाया कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन, कैसा रंग प्राप्त हुआ? बैंगनी, और इसी को क्या नाम दे दिया? बाईयूरेट परीक्षण। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब यूरिया को 155 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे धीरे धीरे गर्म करिए, बाईयूरेट बनेगा। बाईयूरेट परीक्षण लिखिए, तो आपने पूरा परीक्षण लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन, ताप का प्रभाव 155 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या आता है? धीमा गर्म करते हैं, धीमी गति से गर्म करते हैं, तब प्रोडक्ट क्या बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यदि इसको तीव्र गर्म करें तब क्या होगा। तेजी से गर्म करें यूरिया को, यूरिया है H2NC डबल बॉन्ड O NH2, और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या करते हैं? तीव्रता से गर्म करते हैं, तेजी से हम इसको गर्म करने वाले हैं। देखो, इसको H, ये वाला H बाहर निकला, किसके पास गया? यहां गया, क्या बन गया? NH3। क्या बन गया? NH3। ये H किसके पास गया? O के पास, क्या बन गया? NCOH। तो इसकी स्ट्रक्चर के देखो, यहां पे क्या हुआ? ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटा, NH3 बन गया, ये चला गया H के पास, O के पास में। तो देखिए यहां पे नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड टूटे? एक H का, 2 H का, 2 बॉन्ड टूट गए। कार्बन के भी कितने बॉन्ड टूटे? एक तो ये बॉन्ड टूट गया, ये टूट गया, कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए, नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड टूटे, कार्बन के भी 2 बॉन्ड टूटे। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? N और C के बीच में कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ? 3। एक तो ऑलरेडी था, 2 बॉन्ड और फॉर्म हो गए, और OH साथ में NH3। ये H O के पास चला गया, OH। C का C और O के बीच में डबल बॉन्ड था, वो टूट गया। N और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गए। क्यों फॉर्म हो गए? 1-2 बॉन्ड कार्बन के टूटे हैं और 2 ही नाइट्रोजन के टूटे हैं, 1 और 2, ठीक है। इसको बोलते हैं साइनिक अम्ल। क्या कहते हैं? साइनिक अम्ल। और साइनिक अम्ल त्रिलकीकृत होकर, साइनिक अम्ल त्रिलकीकृत होकर NCOH, त्रिलकीकृत मीन्स इसके 3 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? देखिएगा, N ट्रिपल बॉन्ड COH, N ट्रिपल बॉन्ड COH, N ट्रिपल बॉन्ड COH। देखो, अगर ये बॉन्ड टूट जाए, ये टूट जाए, ये टूट जाए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का एक एक बॉन्ड टूट गया, और क्या करा? कार्बन, जो अलग अलग कार्बन नाइट्रोजन थे, उन्होंने आपस में एक एक बॉन्ड फॉर्म करा। इस प्रकार से एक बॉन्ड फॉर्म करा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ। इसे कहते हैं साइन्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं इसे? साइन्यूरिक अम्ल। किसका निर्माण हो गया? साइन्यूरिक अम्ल। किससे निर्माण हुआ? त्रिलकीकरण से। त्रिलकीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 अणु मिलकर बना रहे हैं। त्रिलकीकरण से किसका निर्माण हुआ है? साइन्यूरिक अम्ल का यहां पर निर्माण हुआ है, ठीक है। तो धीमे धीमे गर्म करोगे बाईयूरेट बनेगा, और तीव्रता से गर्म करोगे तो साइनिक अम्ल बनेगा, जो त्रिलकीकृत होकर साइन्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। आगे नेक्स्ट है हाइड्रेजीन के साथ अभिक्रिया। यूरिया की अभिक्रिया हाइड्रेजीन के साथ, हाइड्रेजीन के साथ। तो ये है यूरिया और
H और ये है हाइड्रोजन। तो यूरिया का H और हाइड्रोजन का NH2 क्या बना लेगा, NH3। NH3 यहाँ क्या हुई, बाहर निकल गई। प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, H2N C डबल बॉन्ड O NH NH2। यूरिया और हाइड्रोजन में से अमोनिया बाहर निकल गई और ये प्रोडक्ट मिला, इसे कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। क्या नाम है इसका, सेमी कार्बेजाइड, ठीक है ना। तो यूरिया की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें सेमी कार्बेजाइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या रिएक्शन होगी देखिएगा, NH C डबल बॉन्ड O NH। फॉर्मेल्डिहाइड बच्चों क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH। इसको अपन यूं लिख सकते हैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड O। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो C पे क्या आएगा, प्लस, O पे माइनस। ये बॉन्ड टूटेगा तो N पे क्या आएगा, माइनस, H पे क्या आएगा, प्लस। C जाके कहाँ जुड़ेगी, N पे। क्या यह O H प्लस को जाने देगा, H प्लस कहाँ जाएगा, O पे। सेम कंडीशन, CH2 प्लस O माइनस, CH2 जाके कहाँ जुड़ेगा, N पे, H प्लस कहाँ आएगा, O पे। और प्रोडक्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे देखिएगा, CH2 NH OH C डबल बॉन्ड O NH CH2 OH। दिस इज डाईमेथिलोल यूरिया, डाईमेथिलोल। ये वर्ड मैथिलीन, OH ओल, तो वर्ड क्या बना, डाईमेथिलोल यूरिया। किसका निर्माण हो गया, डाईमेथिलोल यूरिया का यहाँ पर निर्माण हो गया। तो बच्चों यहाँ पे अपना यूरिया कंप्लीट होता है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।